हाँ तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 कॉलम कैश बुक का बनाने के लिए। उसको आप कैसे बनाएंगे, मतलब पहले क्वेश्चन हम जानते हैं, उसके बाद उसको कैसे रिकॉर्ड करना है 3 कॉलम कैश बुक में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 कॉलम कैश बुक का मैंने फॉर्मेट यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसमें ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, इसको भी आपको डिसाइड करना है, और साथ में कैसे रिकॉर्ड होगा ये आपको समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहले कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का मतलब होता है वी आर ऑलरेडी मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जहां पे हमारे पास पहले से कैश बैलेंस है और बैंक बैलेंस भी है। तो अगर हमारे पास एट द बिगनिंग बैलेंस होता है तो हम उसको बैलेंस के नाम से यहाँ पर लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो कैश का बैलेंस है वो कैश के कॉलम में हम लिखेंगे 5000, और जो बैंक का बैलेंस है वो हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे विच इज 40,000। रिमेंबर कि आपका जो कैश बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस वो हमेशा डेबिट में आएगा, लेकिन बैंक का बैलेंस डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में भी आ सकता है। अगर आपको बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट के नाम से दे रखा है तो आपको इस तरफ लिखना है, और अगर वो बैंक का डेबिट बैलेंस लिखा हो तो भी आपको इस तरफ ही लिखना है। सॉरी, क्रेडिट बैलेंस लिखा हो तो भी आपको इस तरफ ही लिखना है। जनवरी यहाँ पे डेट डाल देंगे हम, ईयर जो भी होगा वो आप लिख देंगे। मैंने यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं किया हुआ है, जनवरी 1 में ये आपका ट्रांजेक्शन है जो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। ठीक है, उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने 15,000 रुपए में गुड्स बेचे हैं, मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश में बेचा है तो कैश आएगा, मतलब कैश कॉलम में एंट्री आपको करनी है। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, और उसमें से 9,000 रुपया हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, उसकी भी हमें एंट्री करनी। तो पहले हम करेंगे जो हमने माल बेचा है उसकी एंट्री। तो जनवरी 5 में हम यहाँ पर डेट डालेंगे जनवरी 5, और सबसे पहले कैश हमें रिसीव हुआ है थ्रू द सेल्स, तो हम यहां लिखेंगे टू सेल्स, और कैश कॉलम में हम यहां पर एंट्री करेंगे 15,000 की। ये हमने कैश कॉलम में लिखा 15,000। इसके बाद अब आपको सेम डेट में आप पार्ट ऑफ द मनी उसमें से 9,000 रुपया आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आप बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री को आपको कैसे लिखना है वो आपको बता रहा हूं। ये आपका प्लस साइड का कॉलम है और ये आपका माइनस साइड का कॉलम है। जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपका कैश जो है वो कम हो जाता है, तो आपको कैश कॉलम में अमाउंट लिखनी है। जो भी आपका कैश कम हो रहा है, वॉट एवर अमाउंट यू हैव डिपॉजिटेड इनटू बैंक, वो आप लिखेंगे कैश कॉलम में, क्योंकि कैश हमारा यहां पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और एट द सेम टाइम इस ट्रांजेक्शन से आपका बैंक में जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने अपने बैंक अकाउंट में उतना पैसा जमा किया है। तो आप बैंक कॉलम में यहां पर उसकी एंट्री करेंगे डेबिट साइड में। अब रिमेंबर कि आपने यहां पे कैश कॉलम में एंट्री करी है, तो डिटेल्स में आप यहां पर लिखेंगे बाय बैंक, मतलब जब भी कैश के कॉलम में एंट्री होगी तो डिटेल्स में बैंक का नाम आएगा, और जब बैंक कॉलम में एंट्री होगी तो वहां पर आप लिखेंगे टू कैश। जनवरी 5 का ये ट्रांजैक्शन है, जनवरी 5 में हमने यहां पे भी डाला, और जनवरी 5 में हमने यहां पर भी डाल दी डेट। और अब इस ट्रांजैक्शन के सामने जो एलएफ कॉलम है वहां पर आप लिखेंगे सी का मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपने दोनों तरफ रिकॉर्ड किया हुआ है, सी फॉर कॉन्ट्रा। अब हम इसके आगे चलते हैं। पेड रवि बाय चेक ऑफ ₹90 700 आफ्टर कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो यहां पर रवि को पेड टू रवि में यहां पे कर देता हूं। हमने रवि को पेमेंट किया है, रवि को हम पेमेंट कर रहे हैं 9700 का आफ्टर 3% डिस्काउंट। ठीक है,
तो पेमेंट कर रहे हैं, एंट्री इस तरफ आएगी, और चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक कॉलम में एंट्री आएगी। आप यहां पर लिखेंगे डेट है 7 जनवरी, जनवरी 7। किसको पे कर रहे हैं आप? रवि को, तो यहां पर आप लिखेंगे बाय रवि। यहां पर आपने चेक दिया है उसको 9700 का, तो यहां पे बैंक के कॉलम में आप लिखेंगे 9700, और अब आपको यहां पे डिस्काउंट का अमाउंट भी लिखना है। तो रिमेंबर कि यहां पर आप चेक इशू कर चुके हैं 9700 का, मतलब ये आपके एक्चुअल चेक के अमाउंट है। तो इसका मतलब आपको पेमेंट इससे कहीं ज्यादा करना था, तो आपको उस अमाउंट के ऊपर 3% डिस्काउंट कैलकुलेट करना है जिस अमाउंट को आपको पे करना चाहिए था, और उसके बाद आपने जो नेट अमाउंट दिया है वो यहां पर लिखा हुआ है। तो यहां जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप इस तरीके से करेंगे कि जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं 9700 वो आप ऊपर लिखेंगे, और परसेंटेज में आप हमेशा जो टोटल ग्रॉस अमाउंट होती है वो 100% लेंगे। 100% में से 3% आपने काट लिया, मतलब आप जो कैश पे कर रहे हैं वो कितना है? 97% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट इनटू आप करेंगे यहाँ पे 3, तो आपका डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 300 रुपया। तो यहां पर आप डिस्काउंट कॉलम में लिखेंगे 300 रुपीज। अब आप सिंपली देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको 10,000 पे करने चाहिए था। 10,000 पे 3%, 300 रुपए डिस्काउंट काट के आपने उसको पेमेंट किया है कितना? 9700। कैश कॉलम में कोई अमाउंट यहां पर नहीं आ रही। उसके बाद हम आते हैं 15th पेड रेंट इन कैश। 10 जनवरी को हम रेंट पे कर रहे हैं, आगे पेमेंट की एंट्री है तो हम उस तरफ लिखेंगे, और ये हमने कैश में पे किया है। तो जनवरी 10th बाय रेंट, हम जिस चीज के लिए पे कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, या जिसको हम पे कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। अगर हमें ये मालूम है कि हम किसी बंदे को पे कर रहे हैं, किस काम के लिए पे कर रहे हैं, अगर वो पर्पस हमें मालूम है तो उस पर्पस को वहां पे लिखेंगे, उस बंदे का नाम नहीं। यहां पे हमने रेंट पे किया है कैश में, तो 4000 हम कैश के कॉलम में लिखेंगे। और उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। 15th जनवरी को विड्रू रुपीज 5000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जब भी पैसा निकाला जाएगा तो रिमेंबर कि वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। जब भी बिजनेस के यूज के लिए, ऑफिस के यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला जाएगा तो वो एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होगी। लेकिन अगर आप पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकालते हैं तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, वो सिंपल ड्रॉइंग की एंट्री होगी। यहां पे पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला गया है, तो डेट हम यहां पे डालेंगे 15th जनवरी, जनवरी 15। यहां पर आप लिखेंगे बाय ड्रॉइंग, और अमाउंट जो है वो बैंक कॉलम में आएगी क्योंकि पैसा बैंक से निकाला गया है, तो 5000 हम बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अवर 32,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 33,000 एंड सेंट टू बैंक। बैंक को सेंड किया मतलब बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो एज सुन एज वी रिसीव द चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो उसके लिए हम बैंक कॉलम में एंट्री करेंगे क्योंकि चेक इज डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। तो यहां जो चेक हमने रिसीव किया 17 जनवरी को, जब आप चेक रिसीव करते हैं बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो इससे बैंक बैलेंस आपका बढ़ता है। प्लस साइड में एंट्री होगी, यहां पर आप लिखेंगे चेक जिससे मिला है उसका नाम। तो यहां पर आपने चेक रिसीव किया है अमर से, तो यहां हम लिखेंगे टू अमर, और बैंक कॉलम में इसके अमाउंट लिखेंगे 32,500। उसके बाद अब हम और आगे की तरफ चलते हैं। परचेज गुड्स 27,000 एंड पेड बाय चेक। अब हमने गुड्स परचेज किए हैं और चेक से पेमेंट किया है। पेमेंट किया है, परचेज किया है, तो ऑब्वियसली पेमेंट साइड में मतलब क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी। तो आप इस तरफ लिखेंगे जनवरी 20 बाय परचेज, और अमाउंट आपने चेक से पे किए इसलिए आप बैंक में इसकी एंट्री करेंगे बैंक कॉलम में 27,000। अब उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
तो हमारा अगला ट्रांजेक्शन है विड्रॉ ₹4500 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये पैसा हमने बैंक से विड्रॉ किया है लेकिन ऑफिस यूज के लिए। आप फिर से रिकॉल करवा दूं कि जब भी आप बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं और पर्सनल यूज के लिए के बजाय उसको ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किया गया है तो वहां पर कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बिकॉज बैंक बैलेंस विल डिक्रीज and because of the money is withdrawn for the office use, therefore the money is coming to the business, cash is coming to the business, तो कैश कॉलम बढ़ जाएगा और बैंक कॉलम में कम होगा। तो यहां पर एंट्री बैंक कम हो रहा है फिलहाल, तो आप बैंक कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 4500 ऑन दिस साइड, और यहां पर आप कैश कॉलम में लिखेंगे 4500। डेट हमारी जो भी है वो हम यहां पे डालेंगे जनवरी 25। यहां पर भी जनवरी 25। और अब फिर से एक बार बता दूं कि अगर अमाउंट बैंक के कॉलम में लिखा है तो पर्टिकुलर्स में बैंक का नहीं कैश का नाम आएगा। आप यहां पर लिखेंगे बाय कैश, और जहां पे कैश कॉलम में एंट्री लिखी है वहां पर आएगा टू बैंक। अब इसको दूसरे तरीके से हम देखते हैं तो ऐसा होता है कि इस ट्रांजैक्शन से हमारा कैश बैलेंस कम हो रहा है, सॉरी बैंक बैलेंस कम हो रहा है और कैश बैलेंस बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो साइड है वो हमारा माइनस साइड है और ये वाला हमारा जो साइड है वो प्लस साइड है। प्लस साइड का मतलब आइदर या तो कैश बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है या बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो आपको इधर लिखना है, और अगर इनमें से कोई भी डिक्रीज हो रहा है तो आपको एंट्री इधर लिखनी है। जब आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं बिजनेस के लिए तो यहां पर साइमल्टेनियसली आपका बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस दोनों अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। बैंक बैलेंस जहां पे पैसा विड्रॉ करने के कारण कम हो रहा है, वहीं कैश बैलेंस आपका ये पैसा बिजनेस में लाया जा रहा है इसलिए बैलेंस बढ़ रहा है। तो कैश कॉलम में प्लस कॉलम में एंट्री और बैंक के कॉलम में माइनस साइड में एंट्री हमने की हुई है। उसके बाद हम अगले ट्रांजेक्शन पर आते हैं। बैंक अलाउड इंटरेस्ट ₹150। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है। बैंक जब भी इंटरेस्ट देती है तो आपका बैंक बैलेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो एंट्री इस तरफ होगी, आप यहां पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट। और चूंकि आपको बैंक जब इंटरेस्ट देती है तो कभी भी आपको नकद पैसा नहीं देती है, वो आपके अकाउंट में उतना पैसा प्लस कर देती है। तो यहां पर आप बैंक कॉलम में लिखेंगे 150 रुपया। कैश कॉलम में कोई एंट्री नहीं होगी। अब इसके बाद का जो ट्रांजेक्शन है पेड इन कैश, आपने कैश में टेलीफोन बिल का पेमेंट किया है और सेम डेट में आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी पेमेंट किया है, लेकिन वो चेक से किया है। तो जनवरी 31 देयर आर टू ट्रांजेक्शंस, दोनों अलग अलग आप लिखेंगे जनवरी 31 में। और अब आपने लिखा है यहां पर टेलीफोन का बिल आपने कैश में पे किया है तो कैश कॉलम में एंट्री होगी 1500 की, यहां पे आप कैश कॉलम में लिखेंगे। और जो आपका टेलीफोन बिल है 3540 का, वो आप बैंक कॉलम में लिखेंगे 3540। और अब यहां के हमारे सारे ट्रांजेक्शन जो है वो खत्म हो जाते हैं। ट्रांजेक्शंस को खत्म होने के बाद अब आपको अगली जो स्टेप लेनी है वो क्या है, आपको बताया था कि यू हैव टू मेक बैलेंसेस। आपको कैश और बैंक कॉलम का बैलेंस निकालना है, जबकि आपको डिस्काउंट कॉलम का कोई बैलेंस नहीं निकालना है, क्योंकि डिस्काउंट कॉलम जो है वो एक रिसीट का है और एक पेमेंट का। तो यहां पर अब आपको कन्वीनियंटली, पहले मैंने बोला था कि आपका जो कैश कॉलम का बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट साइड बड़ा होता है, जबकि बैंक का जो टोटल है वो आपका डेबिट और क्रेडिट का कोई सा भी बड़ा हो सकता है। मतलब कैश कॉलम विल हैव ऑलवेज डेबिट बैलेंस, whereas बैंक कॉलम मे हैव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो यहां पर आपको कैश कॉलम में तो आप आंख बंद करके पहले डेबिट का टोटल लगाएं और जितना टोटल आए उतना ही आप क्रेडिट साइड में पुट कर दें। तो यहां पर आ रहा है 24,000 और 500 इन कैश कॉलम। यहां पर भी आप लिख देंगे 25,000
24,500। और अब दूसरा जो है वो आपका डिस्काउंट कॉलम है, जिसमें यहां पर कोई अमाउंट है ही नहीं, तो यहां पर आप सिंपली और यहां पर आप जो भी अमाउंट आ रही है उसको लिख देंगे 300। और यहां भी डिस्काउंट था 500 का, जो मैं मिस कर गया। ठीक है, यहां पर 500 आ जाएगा, वहां पर 300 आ जाएगा, इसमें आपको बैलेंस नहीं करना है। अब बनाते हैं, यहां पे एक ऑब्जर्वेशन लेंगे कि आपको किधर की टोटल बड़ी दिखाई दे रही है। पहले 40 है, 49 है और 37 है, मतलब ये करीब करीब 80,000 से ऊपर जा रहा है, जबकि यहाँ का टोटल कम आ रहा है। तो आप इसलिए पहले इधर का टोटल लगाएंगे और यहां पर जो भी टोटल आएगा उसको लिख देंगे। तो 0 है, देन 5 है, 5 और 1 6 है, फिर उसके बाद 9 2 11 है, 4 और 3 7 और 1 8, 81,650। ये टोटल आपका बड़ा है। सेम टोटल आप यहां भी लिखेंगे 81,650। आपको दोनों साइड में वो टोटल लिखना है जो भी बड़ा होता है, चाहे वो डेबिट का हो चाहे वो क्रेडिट का हो, जो टोटल बड़ा है वो आपको लिखना है। अब आपको डिफरेंस निकालना है। तो ये जो 24,000 है, इसमें से 1 2 3 ये 3 फिगर का आप जो भी टोटल आएगा उसको माइनस करके जो बैलेंस बचेगा वो आप यहां लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिखना भूल गया, ये था आपका टेलीफोन, और ये है आपका बाय इलेक्ट्रिसिटी। और अब आते हैं आप जनवरी 31। यहां पर आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब इस टोटल में से आपको इन 3 फिगर का टोटल घटाना है। 0 0 और 0 4, 5 9 6 15 और 9 24, 19,000 ये यहां का बैलेंस आ रहा है। और इसके बाद यहां का बैलेंस निकालते हैं तो 0 है, 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 7 17 17 और 9 26 कैरी ओवर, 26 कैरी ओवर 9 2 11 11 और 5 16 16 और 4 20 20 और 10 30 30 और 1 कैरी ओवर 3 3 और 2 5 5 और 3 8, 31,910। एक बार आप फिर से चेक कर लेना, मे बी कि मेरी टोटलिंग मिस्टेक हो सकती है। वैसे मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ एक बार फिर से। तो 0 0 आ गया, 5 4 और 1 5 आ गया, 9 और 5 14 14 और 5 19 19 और 7 26 कैरी ओवर 2 9 2 11 11 5 16 16 और 4 20 20 और 10 30 30 और 31 कैरी ओवर 3 3 और 2 5 और 3 8, 81,650 आ गया। और अब आप यहां पर लिखेंगे February 1st। जनवरी आपका मंथ ऐड हो रहा है, तो अब ये जो बैलेंस आपके आए थे ये अगले महीने फरवरी में कैरी ओवर होंगे। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम का बैलेंस कैश कॉलम में आप लिखेंगे 19,000 और बैंक कॉलम का बैलेंस 31,910 ये बैंक कॉलम में आ जाएगा। डिस्काउंट कॉलम का कोई बैलेंस नहीं निकलता है। तो इस तरीके से ये 3 कॉलम कैश बुक है, जो मैंने एक इंस्टेंस के लिए आपको क्वेश्चन बताया है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक सिंपल सा फंडा है कि आपको ट्रांजैक्शन को समझना है कि आपके पास पैसा आ रहा है, या मतलब आपके बैंक में पैसा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर आपके कैश या बैंक बैलेंस में किसी भी ट्रांजैक्शन से कोई इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपको इस तरफ एंट्री लिखनी है। और अगर आपका किसी ट्रांजैक्शन से कैश बैलेंस या बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, तो आपको इस तरफ एंट्री करनी है। इतना ही आपको याद रखना है, बाकी कोई इसमें डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे।
ठीक है। हाँ, जब आप कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रा एंट्री में अमाउंट किस कॉलम में जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मतलब पर्टिकुलर्स में कौन से अकाउंट का नाम लिखा जाएगा। जब बैंक कॉलम में अमाउंट होती है तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में कैश लिखा जाता है, और जहां पे कैश कॉलम में अमाउंट होती है वहां पे डिस्क्रिप्शन में बैंक का नाम लिखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से ट्रांजेक्शंस कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शंस होते हैं जिनकी दोनों तरफ एंट्री करनी है, दोनों तरफ आपको साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड करना है। अगर आप उसमें मिस कर देंगे तो आपका आंसर मैच नहीं होगा। फिर उसके बाद होता है, अगर आपको चेक रिसीव हुआ है, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया है तो आप उसकी एंट्री करेंगे। लेकिन अगर आपने चेक को बैंक में डिपॉजिट उसी दिन नहीं किया है तो उस दिन आप कोई एंट्री नहीं करेंगे जिस दिन आपको चेक मिला है। फिर फ्यूचर में जब भी आप उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करेंगे तब आप उसकी एंट्री करेंगे बैंक कॉलम में टू चेक इन हैंड के नाम से। जबकि अगर आप किसी को चेक दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा ही बैंक कॉलम में एंट्री करनी है, चाहे आपने किसी को भी चेक दिया हो और किसी भी पर्पस के लिए दिया हो, उसने उसके बैंक में चेक जमा किया है या नहीं किया है। इट इज नॉट मटीरियल क्वेश्चन फॉर अस। हमारे लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि हमने चेक दिया है, ठीक है। और अब जो और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, जबकि बैंक का ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट या क्रेडिट दोनों आ सकता है। क्वेश्चन में जिस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अगर कैश बैंक का कॉलम नेगेटिव बैलेंस बता रहा है, ओवरड्राफ्ट बता रहा है या फिर क्रेडिट बैलेंस बता रहा है तो आपको इस तरफ लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखनी है। बट रिमेंबर कि कैश कॉलम का ऑलवेज बैलेंस जो होगा वो हमेशा इधर ही आएगा, डेबिट साइड में ही आएगा। कैश कॉलम कभी भी क्रेडिट साइड में नहीं जा सकता है। अगर आपका कैश कॉलम का बैलेंस नेगेटिव आ रहा है, इट मींस आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। यू हैव टू रिमेंबर दैट।